नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आरंभ बैच की ये आज 6वीं क्लास है और हम पॉलिटी सब्जेक्ट को देख रहे हैं। और जो बच्चे आरंभ बैच से अभी आज जुड़े हैं, 5 क्लासेस से पहले हो चुके हैं, जो आज जुड़े हैं उनको आरंभ बैच के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। और जो क्लासेस अभी इससे पहले कर रहे हैं आरंभ बैच की, उन्हें तो आज ये मालूम ही होगा कि आरंभ बैच है क्या। देखिए, आरंभ बैच के बारे में बता दूं, उसके बाद क्लासेस शुरू करता हूं। देखिए, जो आरंभ बैच है वो यूपीएससी की तैयारी जो बच्चे नहीं कर पाते हैं घर रहते हुए, उनके लिए ये शुरू की गई है। पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी यूपीएससी की। जो बच्चे घर रहते हुए पैसों के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यहाँ पे तैयारी पूरी निःशुल्क है। आप तैयारी आरंभ कर सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या ये जो तैयारी है, जो क्लासेस है, वो कहाँ होंगी? जो क्लासेस आपकी डेली यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 11:30 बजे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आरंभ बैच की। और पूरी तैयारी यूट्यूब पर ही यहाँ पे वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको अपलोड कर दी जाएगी। जैसे कि आज की क्लासेस आपको मिलेंगी, वैसे पूरी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको कराई जाएगी। इसी के साथ साथ आपको 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जो आने वाला एग्जाम है, उसको टारगेट करके 2025 और 2026 इन तीनों साल में अगर आप किसी में भी अपीयर होने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, अच्छा रखते हैं जो 24 की, 25 की और 2026 की, तो आप आरंभ बैच से जुड़े। इन तीनों साल की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। और इसी के साथ साथ जो मटेरियल है, जो पॉसिबल मटेरियल हो सकता है, इस जो हमारा जो क्लासेस होंगी, पीडीएफ, वो सारा कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अभी क्लासेस के बाद जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आरंभ बैच की ये क्लास। और आरंभ करिए अपने फ्री यूपीएससी क्लास की। और यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क हम आपके साथ खड़े हैं। पूरी तैयारी आपको यहाँ पे निःशुल्क कराई जाएगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि आपकी जो क्लास है पॉलिटी की चल रही है, ज्योग्राफी की अगली क्लास आपको विद इन 3 to 4 डेज में शुरू होने वाली है। जिसकी क्लास जो है आपकी मैम लेंगी। मैम का इंट्रोडक्शन जो है वो आपको जो फर्दर क्लासेस आने वाली है उनमें बता दिया जाएगा। तो अब आपकी पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी की भी क्लास शुरू होने वाली है। तो बिल्कुल ये जो क्लासेस है वो आपको, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आपकी जो पूरी तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 6वीं क्लास की, आरंभ बैच की 6वीं क्लास की जो पॉलिटी की क्लास है उसे आरंभ करते हैं। चलिए, 5 क्लासेस अभी से पहले हो चुकी हैं। उन क्लासेस को आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 5 क्लासेस की प्लेलिस्ट है, उसे आप जाकर देख सकते हैं और 5 क्लासेस कर सकते हैं जिन्होंने अभी क्लासेस नहीं की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस बैच को। देखिए, इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट को देखा कि मूल अधिकार क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट को हमने शुरू किया था और ये जाना कि मूल अधिकार जो है आपके, मूल अधिकार, वो मूल अधिकार को मूल ही क्यों कहा जाता है और मूल अधिकार होता क्या है, वो हमने इससे पहले की क्लासेस में देख लिया। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि जो आपके रिट है, वो रिट जो है क्या होते हैं, कौन जारी करता है और कितने प्रकार के रिट है, वो हमने पिछली क्लासेस में देख लिया। जो बच्चे कल की क्लासेस किए हैं वो कमेंट सेक्शन में ये बताएं 5 प्रकार की जो रिट है वो कौन कौन सी रिट है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो आज की क्लासेस में इन 5 जो रिट है उनको जानेंगे कि वो जो रिट है वो रिट क्या है और किस प्रकार से उन 5 रिटों को हम ब्रीफ करके देखेंगे कि क्या महत्वता है संविधान में हमारे और किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय वो रिट जारी करता है। वो सारा कुछ आज बाकायदा हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले रिट को, जो पहली रिट है हमारी। ठीक है, और मैं बता दूं ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट से या स्टेट पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन आने वाले उनको टारगेट करके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टॉपिक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो ये मानिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो चलिए इसको फोकस करिए और शुरू करते हैं अपने पहले रिट पे। देखिए, हमारा जो पहला रिट है वो हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेबियस कॉर्पस, क्या कहते हैं, हेबियस कॉर्पस। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो सबसे पहले ये जानते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? तो जब अर्थ की बारी आती है तो इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ है अपना शरीर प्राप्त करना। क्या होता है? अपना
शरीर प्राप्त करना। अब ये सोच रहा हूं कि इसका क्या मतलब, अपना शरीर प्राप्त करना क्या मतलब है? तो भाई इसका ये जो मतलब है, जो मूल अर्थ है शरीर प्राप्त करने से, उसका मूल अर्थ का मतलब ये है कि, मूल अर्थ का मतलब यह है कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति जिसे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है वो सीधा कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसकी याचिका लेकर? किसकी? बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लेकर कहां से जा सकता है? रिट लेकर कहां जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है अपना शरीर प्राप्त करना। अगर किसी को अवैधानिक तरीके से, ठीक है, बिना इलीगल तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, तो सीधा कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लेकर, ठीक है, पिटीशन लेकर कहां जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि साहब सर, ये जो है हमारे उल्लंघन, अवैध तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो क्या है मूल अर्थ इसका? जो इसका मूल अर्थ है, मैं आपको यहां पे लिखते हुए आपको समझाता हूं। इसका जो मूल अर्थ है वो ये है कि भाई, यदि, क्या है जो मैं लिख रहा हूं उसे प्लीज नोट डाउन करते भी चलें। यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप में बंदी बना लिया जाए, तो वह जो व्यक्ति है वो कहां जा सकता है? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या हो सकता है? कि समक्ष जाकर, प्रस्तुत होकर या फिर जाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हेबियस कॉर्पस की क्या कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका क्या कर सकता है? ले सकता है। तो आसान भाषा में क्या कह सकते हैं? कहते हैं कि भैया क्या मतलब है इसका? आसान भाषा में क्या कहेंगे? आसान भाषा में क्या कहेंगे भैया? कि यदि क्या है? गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई, गिरफ्तार व्यक्ति की क्या होती है? यहां पे व्यक्ति की रिहाई। इसका मतलब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अवैध तरीके से अगर पुलिस आती है, आपको बिना इलीगल तरीके से आपको क्या कर सकती है? अरेस्ट करके लेकर चली गई, तो भाई आप ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबियस कॉर्पस की याचिका लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि साहब गैर कानूनी तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया है, मेरी रिहाई क्या है? की जाए। यानी कि ये पुलिस है या फिर कोई भी संस्था है, सरकार किसी प्रकार की आपको इलीगल तरीके से अरेस्ट करती है, तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए। कहां पहुंचिए? सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए और क्या करिए? दरवाजा खटखटाइए सुप्रीम कोर्ट और कहिए भैया गैर कानूनी तरीके से यहां पे मुझे गिरफ्तार किया गया है, मुझे क्या रिहाई दो भाई, रिहाई दो मुझे। और वहां पे आपकी रिहाई हो जाएगी अगर अवैधानिक रूप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और तो ये तो रही हेबियस कॉर्पस यानी आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात। इसी के साथ साथ हेबियस कॉर्पस में एक चीज और आती है, वो ये है कि अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो रिट है वो किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? यानी कि या किसी के लिए भी ये जारी कर सकते हैं? आप किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं? तो भाई हाँ, देखिए ये जो रिट है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आप एक मिनट, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है सरकार के विरुद्ध तथा किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। अब देखिए भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट्स यूपीएससी अपने एमसीक्यूज में डाल देता है। आप फिर अगर आप बारीकी से चीजें नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अब देखिए यहां पे लिखा गया है कि ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है वो सरकार के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। अब ये एक पॉइंट में आपके स्टेटमेंट दे दिया है यूपीएससी ने।
अगर आपको मालूम होगा तभी आप उसको सही आंसर टिक कर पाएंगे। आपको लगेगा कि यार सरकार के खिलाफ भी ऐसा हो सकता है क्या, तो हाँ बिल्कुल, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो सरकार के विरुद्ध भी जारी होती है और किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी तो जारी होती ही होती है। ठीक है, तो ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ओवरऑल हेबियस कॉर्पस है, इसका मूल अर्थ है, और ये सरकार और किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो सकती है, की जाती है। ठीक है, तो जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कुछ इस प्रकार से रहा। अब प्रश्न ये उठता है, प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न ये उठता है कि ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है आपका हेबियस कॉर्पस है, वो उसका प्रयोग किन किन लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब मैंने बताया कि अगर गिरफ्तार किया जाता है आपको तो आप सीधा जा सकते हैं, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं जाते सकते, इसके लिए उनको अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने के, बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग करने का अधिकार किनको नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि आप, मैं देखिए बहुत बारीकी से, बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप घर बच्चे बैठे, जो बच्चे दूर दराज से गांव में हैं, जिनको बहुत ज्यादा जो हार्ड कोर वर्ड है वो समझ में, स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, उनको भी अंतिम रूप से उन बच्चों तक भी शिक्षा, जो एजुकेशन है उसका एक्सेस मिल पाए। ठीक है, और वो भी अपने सपनों को एक नई दिशा दे पाए, अपने नई उड़ान दे पाए। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि जो आपकी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है हेबियस कॉर्पस का प्रयोग किन लोगों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। अब बताइए, क्या सभी लोग जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इस पर क्या है, रोक भी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक्सेस नहीं है, यानी वो प्रयोग नहीं कर सकते। वे कौन लोग हैं? तो देखिए, वे कौन लोग हैं, वे कौन लोग हैं, देखिए एक मिनट, वे कौन लोग हैं? तो भैया, जिन्हें कानून के उल्लंघन के बाद न्यायपालिका ने अगर दंडित किया है, मतलब आपको अरेस्ट किया गया, पुलिस आपको कहां पेश की, उच्च न्यायालय में पेश की, और न्यायालय ने आपको सजा दे दी, तो वो व्यक्ति जो सजा पा चुके हैं, न्यायालय के द्वारा दंडित हो चुके हैं, वो क्या है, वो नहीं जा सकते। मतलब आप जेल में हैं, को न्यायालय ने कह दिया कि भैया हाँ ले जाओ, इसे जेल में डाल दो, और इसने, मतलब उसने, न्यायालय ने अपना क्या है, दंड दे दिया है आपको, तो आप ये नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट कि भैया, सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं साहब हमें यहां से रिहाई दिलाओ, नहीं। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका ने दंडित कर दिया है। न्यायपालिका ने जब दे ही दिया है तो फिर से आप दोबारा न्यायपालिका जा रहे हो, वही है ना न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तो न्यायालय ही है ना। कोई भी न्यायालय, नीचे की भी न्यायालय, ऊपर की न्यायालय, कोई भी, चाहे हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, कोई भी न्यायालय अगर आपको दंडित कर चुकी है किसी व्यक्ति को, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग नहीं कर सकता। तो क्या है भैया, कहने का मतलब यह है कि जिन्हें, क्या है यहां पे, जिन्हें जिन्हें विधि जिन्हें विधि के उल्लंघन, यानी कानून, विधि मतलब कानून होता है, ठीक है, विधि के उल्लंघन उल्लंघन के बाद न्यायपालिका न्यायपालिका ने दंडित किया है, तो ये लोग क्या है, ये लोग नहीं जा सकते, किसका प्रयोग नहीं कर सकते, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये नहीं कह सकते कोर्ट से कि भाई हमारी रिहाई कराओ और ये इलीगल तरीके से हमारी गिरफ्तारी हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यायपालिका तो पहले ही, उन्हीं के भाई भतीजे ने तो पहले ही कह दिया है ना भाई, उनके घर वाले ने तो पहले, न्यायपालिका ने, उनका ही अंग है ना न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का ही तो अंग है, छोटे न्यायालय, नीचे न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट, ये उन्हीं का ही तो परिवार है। उनके परिवार के लोगों ने कह ही दिया है कि हाँ भाई आपको दंडित करेंगे, तो आप जब वो वेरीफाई कर चुके हैं कि आपको दंड दिया गया है, बिल्कुल सही किया गया है, आपको दंडित किया गया है, तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, अब इसी के साथ साथ बात यह है कि वो और कौन व्यक्ति नहीं जा सकता, इसका लाभ नहीं उठा सकता, बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग नहीं कर सकता? तो भाई, यदि किसी व्यक्ति को, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पुलिस ने निवारक नजरबंदी, यानी कि डिटेन किया हो, प्रिवेंटिंग डिटेंशन किया हो, बंदी बनाया हो, तो वो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका उपलब्ध उसे भी नहीं होगी। अब इसे मैं लिखता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं कि निवारक नजरबंदी होती क्या है। तो क्या है, यदि किसी व्यक्ति को निवारक
निवारक नजरबंदी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप डेली न्यूज में निवारक नजरबंद करना ये भी सुनते होंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिंग डिटेंशन। क्या कहते हैं? प्रिवेंटिंग डिटेंशन के अंतर्गत, यानी निवारक नजरबंदी के अंतर्गत क्या है? बंदी बनाया गया हो, मतलब पुलिस ने बंद कर दिया हो, बंदी बनाया जाए तो भी उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका उपलब्ध नहीं होगी, अब बात को समझिए। ये निवारक नजरबंदी के अंतर्गत बंदी बनाना क्या होता है? आप ये समझ रहे होंगे, अब ये तो स्टेटमेंट सर ने लिख दिया, ये तो लिख दिया भाई ये कि किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के अंतर्गत बंदी बना, ये क्या होता है? नजरबंद करना, नजरबंदी ये क्या होती है? निवारक नजरबंदी के अंतर्गत अरेस्ट करना क्या होता है? तो भैया ये जो निवारक नजरबंदी है उसको समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, निवारक नजरबंदी, देखिए ये जो निवारक नजरबंदी है उसका अर्थ है कि अपराध करने से पहले ही रोकना। बात को समझिए, अपराध करने से पहले ही रोकना। आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी जगहों पे, बहुत से आप छोटे जिलों में या फिर कहीं भी किसी भी जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे या फिर किसी भी शहर में, किसी स्टेट में, कहीं किसी भी जगहों पे आप देखते होंगे पुलिस जो है वो ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पे जो घटना घटने वाली है और ये व्यक्ति इस घटना को अंजाम दे सकता है या फिर कानून व्यवस्था बिगाड़ कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, तो उन व्यक्तियों को पुलिस क्या करती है? अपराध करने से पहले ही क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर लेती है। क्या करती है? गिरफ्तार कर लेती है, डिटेन कर लेती है। इसी को इंग्लिश में डिटेन करना कहते हैं। तो निवारक नजरबंदी तो ये क्या कहलाती है? जो अरेस्ट करते हैं अपराध करने से पहले ही, संशय होने पर अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो निवारक नजरबंदी कहलाती है। अपराध करने से रोकने के लिए, यानी कि आपने अपराध उसने नहीं किया है लेकिन लग रहा है कि हाँ अपराध कर सकता है, तो पहले से ही अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक है। और तो इसे क्या कहते हैं? डिटेंशन। क्या कहते हैं? प्रिवेंटिंग डिटेंशन। क्या कहते हैं? प्रिवेंटिंग डिटेंशन, ठीक है, डिटेंशन। तो यही है निवारक नजरबंदी, ठीक है। तो निवारक नजरबंदी क्या होती है? एक शब्दों में अगर हमें लिखने को आया, अपराध करने से रोकने के लिए बंदी बनाना। अपराध करने से पहले रोकने के लिए क्या करना? रोकने के लिए बंदी बनाना। अब जैसे आप देखते हैं कि जैसे अब चुनाव आता है, इसे और शब्दों में मैं समझाता हूं। चुनाव पास आ गया, मान लेते हैं अभी लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं। अब पुलिस क्या करती है? जिले की जो पुलिस होती है वो क्या करती है? पुलिस उन अपराध, जैसे कुछ अपराधी होते हैं, अपराधी जो होते हैं वो अपराध कर चुके होते हैं और जेल गए होते हैं और उन जेल से अपनी सजा काट के छूट चुके होते हैं, कई 2 साल 3 साल पहले छूटे हैं या फिर छूट चुके हो। तो जब चुनाव वगैरह आता है आसपास, तो जो पुलिस है वो पुलिस इन पर क्या नकेल कसना शुरू कर देती है कि ये अराजक तत्व हैं हमारे जिले के, और ये अराजक तत्व जो है, अननेसेसरी एलिमेंट है, वो न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए पुलिस क्या करती है? उन्हें नोटिस दे देती है कि भैया समझ जाओ वरना उठा लेंगे, ठीक है। तो क्या करती है पुलिस? निवारक नजरबंदी के तहत और नोटिस, मतलब उन्हें वार्न करती है और कुछ लोगों को उठा भी लेती है कि जिन्हें लगता है कि भैया ये सुधरेगा नहीं, ये तो करेगा ही करेगा, तो उन्हें उठा लेती है। इसी को क्या करते हैं? निवारक नजरबंदी कहते हैं, डिटेन करना कहते हैं। पुलिस डिटेन करती है, ठीक है। डिटेन एक समय के लिए करती है फिर छोड़ देती है, ठीक है, कि अपराध करने से पहले ही रोक लिया जाए और जब चीजें फेयर हो जाए तो इन्हें रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या है? निवारक नजरबंदी है। मुझे उम्मीद है कि आसान भाषा में निवारक नजरबंदी को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब जो निवारक नजरबंदी को डिस्कस किया, तो यहां कहने का मतलब है कि ये जो कौन व्यक्ति नहीं जा सकता? अधिकार आपका, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ये लोग, मैं समझा रहा था आपको, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसका प्रयोग ये लोग भी नहीं कर सकते। कौन? जिसको निवारक नजरबंदी के अंतर्गत पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, बंदी बनाया हो, वो भी नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसका याचिका का लाभ नहीं उठा सकते।
तो ये आपका क्या रहा, ओवरऑल निवारक नजरबंदी। ठीक है, पहली रिट आपकी ये खत्म हो गई। क्या है, पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, उसके हेबियस कॉर्पस जो है वो आपका खत्म हुआ। ये रिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार चीख चीख के कह रहा हूं, रिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो ये कहें कि जो आत्मा है सुप्रीम कोर्ट की आत्मा को आपने स्किप कर दिया। आप ये जो अधिकार मिले हैं, ये अधिकार मिले हैं लोगों को, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने को, आर्टिकल 226 के तहत सीधा हाई कोर्ट जाने का अधिकार जो आपको मिला है मूल अधिकारों के हनन का, पे अगर आप जा सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। यूपीएससी इससे प्रश्न पूछता रहता है, छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाकर प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, अगला जो रिट है आपका वो कौन सा है, दूसरे प्रकार की रिट कौन सी थी, हमने यहाँ पर कल डिस्कस किया था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। परमादेश, परमादेश जिसे हम मैंडेमस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंडमस। ठीक है, मैंडमस। अब ये मैंडमस क्या होता है, अब ये देखिए इसका जो मूल अर्थ है मूल अर्थ है मैंडमस का, वो ये है कि इसका अभिप्राय क्या है, ये देखते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है, जो अभिप्राय है इसका, मतलब इसका अभिप्राय क्या है, अभिप्राय है कि आदेश देना, याद करना, आदेश देना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी कमांड, बी कमांड। ठीक है, तो आदेश देना इसका मतलब होता है। अब आदेश देना क्या मतलब है इसका, देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय है, वो किसी सार्वजनिक पद पर यानी सरकारी पद पर बैठे अधिकारी को अपने सार्वजनिक कार्य के संपादन के लिए आदेश देता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो आदेश देती है। तो क्या है, एक बार लिखते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए जो लिख रहा हूं मैं इसलिए लिखता रहता हूं कि आप बार बार इसे अपने नोट्स बनाते चले, और ये जो रिट है वो रिट फिंगर पे अगर होगी आपकी, बार बार मल्टीपल टाइम्स इसका रिवाइज करें और ये फिंगर पे ला लें जो भी, ताकि एक बार भी कहीं आए तो आप सीधा सीधा आंसर करने में आप क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, तो चलिए आदेश देना। अब ये इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, आपका उच्चतम न्यायालय क्या करता है, किसी 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 सार्वजनिक पद यानी कि सरकारी पद पर, सरकारी सार्वजनिक पद मतलब सरकारी पद पर बैठे अधिकारी को अपने सार्वजनिक कार्य के लिए क्या करते हैं, अपने सार्वजनिक कार्य के लिए क्या करती है, एक मिनट, अपने सार्वजनिक कार्य के लिए, अपने सार्वजनिक कार्य के लिए के संपादन के लिए, कार्य के संपादन के लिए, कार्य के संपादन के लिए, संपादन के लिए क्या करता है, के लिए आदेश देता है, आदेश देगा या देता है, आदेश देगा। ठीक है, तो मतलब इसका यह अर्थ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आदेश देती है किसको, किसी सरकारी पद पर बैठे अधिकारियों को कि जो कार्य आप सार्वजनिक मतलब पब्लिक फेयर में आप काम कर रहे हैं उसके संपादन के लिए, उसको कार्य करने के लिए आदेश देता है। यही क्या है, परमादेश है, इसका अभिप्राय यही होता है। अब यह है कि किन लोगों को, प्रश्न ये उठता है कि किन लोगों को आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, किन लोगों को, प्रश्न ये उठता है। मैं प्रश्न देखिए मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ताकि आप क्वेश्चन, मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप जब एमसीक्यूज के रूप में, ऑप्शंस के रूप में, मल्टीपल ऑप्शंस के रूप में आपके सामने ये स्टेटमेंट आए तो आप चीजों को आसानी से फेयर तरीके से आप डिडक्ट कर सके, और जब आप डिडक्ट किसे कर पाएंगे तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या मतलब है कि किन लोगों को ये आदेश है वो नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, क्या है, किन लोगों को यह आदेश नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता है, प्रश्न चिन्ह। अब देखिए किन लोगों को यह आदेश, यहां पे हमने देखा कि सार्वजनिक पद पर यानी सरकारी पद पर बैठे
तो भैया आप देख लीजिए, जो किसी निजी पद पर बैठे अधिकारी को, यानी जो आपका प्राइवेट जगहों पर है अधिकारी, उनको ये आदेश कौन है, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। तो किसी निजी पद पर बैठे अधिकारी को यह आदेश क्या है, को आदेश नहीं देगा। ठीक है, अब ये अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ किसको नहीं दे सकता, राष्ट्रपति और राज्यपाल को परमादेश नहीं दिया जा सकता। बात को समझिए, राष्ट्रपति और किसको, और राज्यपाल को परमादेश नहीं दिया जा सकता है। अब ये जो है आपका हमारे संविधान में लिखित है, आर्टिकल आपका 361, अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 361 में इसका उल्लेख है। क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को परमादेश नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल रिटन है 361 आर्टिकल में। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूं बार बार, क्या राष्ट्रपति, ये आपको एमसीक्यूज के रूप में, मल्टीपल चॉइस के रूप में आपके पास आ सकता है कि राष्ट्रपति को क्या परमादेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये जो रिट है वो जारी कर, इसके खिलाफ राष्ट्रपति और राज्यपाल को परमादेश दिया जा सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। देखिए, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, दूसरा आपका जो रिट है दूसरे प्रकार की, वो परमादेश समाप्त हुई। ठीक है, अब चलिए अपना आपका तीसरी जो रिट है वो हम बढ़ते हैं। तीसरी रिट क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्या थी, प्रतिषेध। क्या थी आपकी, प्रतिषेध। अब ये प्रतिषेध जो है आपका, प्रतिषेध जो आपका है वो आपकी प्रतिषेध होता क्या है ये जानते हैं। ठीक है, प्रोविजन जो है आपका, प्रोविजन वो होता क्या है, प्रोविजन जो है उसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है वो देखते हैं। देखिए अर्थ में, देखिए जो अर्थ है, जो अभिप्राय है, वो अभिप्राय जो है वो ये है कि मना करना, मना करना। अब ये है किस बात से मना करना, सुप्रीम कोर्ट कब मना करना, किसको कहती है मना करना। मतलब ये जो रिट है, सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध जब जारी करेगा तो प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। किसको कहती है मना करना, ये रिट किसके लिए जारी करती है, मना करने के लिए। तो भैया ये जो है इसका अर्थ अब मैं बताता हूं आपको। देखिए ये जो आपका है, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसको, अपने अधीन न्यायालय को दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अपने अधीन न्यायालयों को। उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने से अधीन का मतलब नीचे, अधीनस्थ, नीचे के न्यायालय जो जूनियर हो इनके। ठीक है, अधीन न्यायालय कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। उच्चतम न्यायालय के अधीन न्यायालय कौन कौन से हैं, न्यायालयों को दिया जाता है। और अन्य शब्दों में एक और पॉइंट, अब देखिए ये किसको दिया जाता है, ये उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने से अधीन नीचे के न्यायालय को ये क्या करती है, प्रतिषेध जारी करती है, जो रिट जारी करती है। प्रतिषेध नामक की रिट जो है वो अपने से नीचे न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। अब जारी करती है तो किस लिए जारी करती है, इसका अर्थ है मना करना ना, किस लिए जारी करती है। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायालयों को किसी मामले की सुनवाई से क्या कर सकती है, मना कर सकती है। यही है मना करना। क्या अर्थ है इसका, इसका मूल भाव यह है कि इसका जो मूल है प्रतिषेध का, कि इसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायालयों को, यानी कि हाई कोर्ट हो गया, अपने नीचे के जो न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उनको क्या है, किसी मामले की सुनवाई से प्रतिबंधित कर सकती है, मना कर सकती है। तो क्या है, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अन्य न्यायालयों को किसी मामले की सुनवाई से क्या कर सकती है, से प्रतिबंधित
ये प्रतिबंधित क्या कर सकती है आपसे? प्रतिबंधित करता है। क्या करता है? प्रतिबंधित करता है, यानी कि मना करता है। क्या करता है? मना करता है कि आप इसकी सुनवाई मत करो। सुनवाई का मतलब क्या है? आप इस मामले की सुनवाई मत करो। यानी कोई मामला मान लेते हैं पहुंचा है, वो कोई अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट देख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है किसके तहत? ये रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट कहेगा, मना कर देगा, कहेगा भैया आप ये मामला जो है आप मत सुनो, हम सुनेंगे ये मामला, आप मेरे पे भेज दो। सुनवाई से प्रतिबंध लगा देगा, आप मत सुनो। ठीक है, तो इसका ये क्या मतलब है? इसका यही मतलब है। अब एक पॉइंट और देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिषेध जो है वो कब जारी किया जा सकता है? प्रश्न ये उठता है कि जो प्रतिषेध है वो सुप्रीम कोर्ट कब जारी कर सकता है। मैं प्रश्न के रूप में बार बार यहां लिख रहा हूं, इसका ये मतलब है कि आप समझिए कि मामले की गंभीरता को समझिए कि ये जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये उठता है कि जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध जो है आपका, प्रतिषेध कब जारी किया जा सकता है? कब जारी किया जा सकता है? यानी सुप्रीम कोर्ट जो है आपका एससी कब जारी करता है? कब जारी कर सकता है? कर सकता है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो प्रतिषेध है वो सुप्रीम कोर्ट कब जारी कर सकता है? तो भैया प्रतिषेध जो है सुप्रीम कोर्ट उस दौरान जारी किया जाता है, ये जारी कर सकता है जब जो निचली अदालत है उनके सामने कोई मुद्दा जो है वो विचाराधीन हो। बात को समझिए, एक बार लिखता हूं फिर आपको इसे डिटेल में डिस्कस करता हूं ब्रीफ में। देखिए प्रतिषेध जो है आपका, प्रतिषेध उस दौरान जारी किया जाता है जब निचली अदालत के समक्ष कोई मुद्दा क्या हो? कोई मुद्दा, एक मिनट रुक जाइए, कोई मुद्दा विचाराधीन हो। अब विचाराधीन का क्या मतलब हो? ये कब जारी किया जा सकता है? जब निचली अदालत, यानी कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तो ये कब जारी करता है क्या? ये प्रतिषेध। लेकिन निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट की नीची अदालत जो है, हाई कोर्ट हो गई आपकी, अधीनस्थ न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया और छोटे छोटे जो कोर्ट हो गए, उन न्यायालयों के समक्ष अगर कोई मुद्दा विचाराधीन का मतलब पेंडिंग हो। पेंडिंग का मतलब क्या होता है? अभी विचार किया जा रहा है, उस पर डिसीजन नहीं दिया गया है। क्या है? निर्णय नहीं लिया गया है, मतलब अभी सुनवाई चल रही है, ठीक है। तो विचाराधीन और निर्णय नहीं लिया गया हो तो उस दौरान क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रतिषेध जारी कर देगी। ठीक है, क्या कर देगी? प्रतिषेध जारी कर देगी। लेकिन अगर कोई मुद्दा जिसपे निचली अदालत ने डिसीजन ले लिया है तब प्रतिषेध नहीं जारी होता। तब क्या होता है? तब प्रतिषेध नहीं जारी होता। कब जारी होगा प्रतिषेध? उस दौरान जारी किया जाता है जब निचली अदालत के समक्ष कोई मुद्दा विचाराधीन हो, पेंडिंग हो, यानी निर्णय अभी नहीं लिया गया है, नहीं दिया है निचली अदालत ने, उसमें चल रहा है मामला, सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में प्रतिषेध जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ प्रतिषेध कब जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? इसी के साथ एक पॉइंट और इसको नोट डाउन करिए। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो निचली अदालत को अपने क्षेत्र से बाहर कार्य करने से या त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाने से रोकता है, ये जारी करके। यानी कि अगर इनकी निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट से नीचे की अदालत अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करती है या फिर गलत त्रुटिपूर्ण कार्य प्रक्रिया अपनाती है तो उसे क्या करती है? रोकता है सुप्रीम कोर्ट, प्रतिबंध लगा देता है। तो भैया इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा निचली अदालत को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करने से अथवा त्रुटिपूर्ण, क्या है? त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया
अपनाने से क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। एक मिनट, क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। मतलब अगर अपने क्षेत्र से बाहर जाकर अगर निचली अदालतें क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं, ठीक है, और या फिर गलत तरीके से प्रोसेस कर रही, अपना रही हैं, तो उसके लिए क्या करता है? जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो क्या? प्रतिबंध लगा देगा। क्या कर देगा? प्रतिबंध लगाएगा, उससे प्रतिषेध जारी कर देगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका क्या रहा? ये प्रतिषेध रहा, प्रोहिबिशन आपका रहा, और ये सुप्रीम कोर्ट इन इन परिस्थितियों में जारी कर सकता है। इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, अब आपका कुल कितने प्रकार के अधिकार हमने पढ़ लिए? 3 प्रकार के अधिकार हमने देख लिए। अब अगला चौथा जो आपका अधिकार है वो क्या है? कौन सा अधिकार था? सॉरी, कौन सा रिट थी आपकी चौथी? कौन सी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। तो चौथी रिट आपकी क्या थी? चौथी रिट क्यो वारंटो। क्या है? अधिकार परीक्षा। इसे हिंदी में अधिकार परीक्षा कहते हैं, अधिकार परीक्षा कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? क्यो वारंटो। इंग्लिश में मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि भैया इंग्लिश के टर्म को आप डाइजेस्ट करते चलें, क्योंकि कई बार होता है कि किसी और भाषा में किसी, देखिए पेपर जो हिंदी में नहीं बनाया जाता यूपीएससी का, यूपीएससी का मूल पेपर जो है वो इंग्लिश में बनाते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके इसमें हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है। तो हिंदी में जब ट्रांसलेट मशीनी तरीके से किया जाता है तो मशीन, जानते हैं आप, ये तो इंग्लिश वालों को तो पता होता है कि वो वारंट हो, लेकिन जब इसका अनुवाद मान लीजिए गूगल पे अभी करिए तो कुछ और आ जाएगा हिंदी में उसका अनुवाद। तो अधिकार परीक्षा तो आप पेपर में आप कहीं पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए आप अपने बुक्स में अधिकार परीक्षा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन गूगल ने ट्रांसलेट करके कुछ और इसका ही मीनिंग निकाल दिया हिंदी में और वही पेपर में छप के आ गया, तो क्या दिक्कत बढ़ जाएगी? आपको तो पता ही नहीं होगा। तो सबसे अच्छा क्या है? हिंदी के साथ आपका ये तो लिखा ही आएगा पेपर में। इंग्लिश वाला तो अटल है, सत्य है, वही मान लीजिए, तो इंग्लिश वाला तो लिखा ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश वाले टर्म को भी डाइजेस्ट करते चलें, अपने पाचन क्रिया को इंग्लिश के लिए क्या बनाए? उसके अनुकूल बनाए। ठीक है, चलिए अब ये अधिकार परीक्षा क्या होती है? देखिए अब उसी प्रोसेस में चलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है अधिकार परीक्षा का अर्थ? क्या होता है? तो जो अर्थ है नोट डाउन करते चले, मैं लिख इसीलिए ला रहा हूं कि आप, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलता भी चलता हूं लिखते समय, कि कई बार ओवर हैंड राइटिंग की वजह से आप चीजें समझ नहीं पाते, तो आप इसे इजीली लिख पाए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता भी रहता हूं लिखते समय। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? तो भैया इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि वो बाय व्हाट एन अथॉरिटी। क्या है शाब्दिक अर्थ? क्या है शाब्दिक अर्थ? है क्या है? बाय व्हाट, बाय व्हाट एन अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? ठीक है, अब इसका मतलब है किस अधिकार से। हिंदी में क्या कहा गया है इसको? किस अधिकार से, किस अधिकार से। अब ये जो किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, क्यों वारंटो। ठीक है, अब ये जो क्यों वारंटो है उसका अर्थ तो किस अधिकार से होता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट किस संदर्भ में कह रहा है किस अधिकार से? ये रिट जब जारी करता है तो किसे कहता है, किस अधिकार से? तो अब देखिए आगे, अभी इसको आप बारीकी से आसानी से समझ पाएंगे। देखिए जो ये सुप्रीम कोर्ट है वो उस समय ये जारी करता है जब कोई ऐसा व्यक्ति जो अवैधानिक रूप से किसी सरकारी पद पर नियंत्रण पा लेता है, यानी कि जो अवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से सरकारी पद पा जाता है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अधिकार परीक्षा की रिट याचिका जो है वो जारी करता है। तो क्या मतलब है इसका? यदि, एक बार मैं लिखता हूं, यदि क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जो आपका सार्वजनिक पद है, सार्वजनिक पद यानी सरकारी पद ब्रैकेट में लिख देता हूं, सरकारी पद पर पद पर नियंत्रित कर लिया गया हो, पद जो है वो नियंत्रित कर लिया गया हो, पद जो है, पद नियंत्रित कर लिया गया हो, पद, एक मिनट, पद नियंत्रित कर लिया गया हो, पद, एक मिनट, पद नियंत्रित कर लिया गया हो, पद, एक मिनट, पद नियंत्रित कर लिया गया हो, पद, एक मिनट, पद नियंत्रित कर लिया गया हो, पद, एक मिनट, पद नियंत्रित कर लिया गया हो, पद,
नियंत्रित कर लिया गया हो, कर लिया जाए, जिसके लिए वह व्यक्ति योग्य ना हो, व्यक्ति क्या हो, योग्य नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है भैया, उच्चतम न्यायालय आपका क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय अधिकार परीक्षा, ये जो रिट है, अधिकार परीक्षा, जो रिट, एक मिनट, अधिकार परीक्षा की रिट यानी कि याचिका क्या कर सकता है, जारी करता है। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि इसका जो मूल अर्थ है वो यही है, इसका मूल क्या है, मूल अर्थ क्या है, आसान भाषा में मूल अर्थ इसका ये है, क्या है भैया, कि अवैधानिक रूप से जब कोई व्यक्ति क्या है, अवैधानिक या इल्लीगल तरीके से, अवैधानिक रूप से, ठीक है, रूप से क्या करता है कोई व्यक्ति, सार्वजनिक पद क्या करता है, पर नियंत्रण करता है, जो उसके लिए सही योग्य नहीं बैठता। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, कोई काम कर रहा है और जिसके दायरे में वो काम नहीं आता है, तो फिर भी वो काम कर रहा है, तो क्या करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगा, अधिकार परीक्षा के वारंटो जारी कर सकता है, पूछ सकता है कि किस अधिकार से आपने क्या किया, ये जो काम है, ये सरकारी सार्वजनिक पद है, वो ग्रहण किया, किस आधार पर। तो यही इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो मैंने शुरुआत में बताया, बाय व्हाट एन अथॉरिटी, आपके पास कौन सी अथॉरिटी थी जो आपने ये कार्य किया, किस अधिकार से, इसका मूल अर्थ यही था जिसका ब्रीफ करके मैंने यहां पे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल कुछ। अब इसी में एक पॉइंट और आता है, देखिए ये जो याचिका है वो किसी निजी पद पर बैठे व्यक्ति को जो है वो जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें, जो याचिका है, यह याचिका जो है, यानी कि जो आपकी जो वारंटो जो है, आपका अधिकार परीक्षा की याचिका जो वो, यह याचिका किसी निजी पद क्या है, जो प्राइवेट जगहों पर पोस्ट है, निजी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जारी नहीं की जा सकती, है। ठीक है, तो ये रहा आपको कुल ओवरऑल क्या है, आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, आपका चौथी रिट। अब अंतिम रिट की ओर बढ़ते हैं, पांचवी रिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिट, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये रिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन में, यूपी पीसीएस का, आपका स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो गया, एमपी का हो गया, यूपीएससी तो है ही, आरओ हो गया, छोटे छोटे एग्जाम्स में भी आपको ये जो टॉपिक है उससे प्रश्न मिल जाते हैं। पांचवी रिट, चलिए बढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें ये जो पांचवी रिट का आपका क्या नाम है। देखिए पांचवी रिट जो है आपकी वो क्या है, वो उत्प्रेषण है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप जो लोग यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं इसको क्या करें, आप नोट डाउन करते चलें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो फिंगर पे हो। ये जो आपके जो रिट है वो आपके फिंगर पे हो, जब आपके फिंगर पे ये रिट होंगे तो आप आसानी से क्या इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कहीं भी। ठीक है, तो आपका चौथा रिट, अंतिम जो लिस्ट रिट है आपका उत्प्रेषण के नाम से है। और अब देखते हैं ये उत्प्रेषण जो है आपका, वो उत्प्रेषण क्या है, होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसका अर्थ उसी सेंस में हम चलते हैं, उसी सीरीज में अर्थ क्या है इसका सबसे पहले देखते हैं। देखिए अर्थ जो है इसका, वो इसका शाब्दिक अर्थ है, एक मिनट, शाब्दिक अर्थ है, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है वो है टू सर्टिफाई। अब टू सर्टिफाई का मतलब प्रमाणित करना। अब ये प्रमाणित करना इसका अर्थ है, उत्प्रेषण का शाब्दिक जो अर्थ निकल रहा है उसका अर्थ जो मीनिंग है वो टू सर्टिफाई है, प्रमाणित करना। अब ये प्रमाणित करना किस सेंस में है, किस सेंस में सुप्रीम कोर्ट किसको कहेगा प्रमाणित करने के लिए, ये रिट जारी जब करता है सुप्रीम कोर्ट,
तो इसका अर्थ निकल रहा है प्रमाणित करना। तो किस सेंस में किसको कह रहा है प्रमाणित करने को? तो वही हम देखते हैं। इसका जो उत्प्रेषण का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी मामले को अन्य न्यायालयों से अदालत से मंगाकर अपने पास सुनवाई यहां पे की जा सकती है। किसमें? ये रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है उत्प्रेषण। तो हम पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद इसको आसानी से समझते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इसका है उच्चतम न्यायालय जो आपका है, सुप्रीम कोर्ट जो है आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी भी मामले को अन्य न्यायालयों या अन्य अदालतों से मंगाकर अपने पास क्या करना? सुनवाई की जा सकती है। अब देखिए उच्चतम न्यायालय को ये क्या है? अधिकार मिले हैं इस रिट के द्वारा कि कोई मामला आया सुप्रीम कोर्ट के पास, अन्य अदालतों में यानी हाई कोर्ट में, मतलब उच्चतम न्यायालय के नीचे जो अदालत है या कोई भी अदालत है जो उच्चतम न्यायालय से नीचे है या अन्य न्यायालय, तो जो अन्य न्यायालय हैं, अन्य अदालत है, उनसे कोई भी मामला क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट मंगाकर अपने पास क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है कि भाई भेज दो मेरे पास, वो भेज दो, ये मामला मेरे पास भेज दो, हम सुनवाई करेंगे। उच्चतम न्यायालय क्या खुद से ये क्या कर सकता है? उत्प्रेषण के द्वारा उत्प्रेषण जारी करेगा, रिट जारी करेगा, याचिका जारी करेगा और कहेगा भैया हमको भेजो, ये जो मामला है वो हमें दो, हम सुनवाई करते हैं इस पर। ठीक है। और अब देखिए इसी में अन्य एक और पॉइंट इंक्लूड होता है, इसमें यह है कि जो आपकी उत्प्रेषण है वो याचिका कब जारी की जा सकती है। प्रश्न ये उठता है कि ये जो उत्प्रेषण याचिका है, उत्प्रेषण याचिका कब जारी की जा सकती है? कब जारी की जा सकती है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब जारी कर सकता है? कब जारी कर सकता है? क्या ये याचिका ये जो आपकी उत्प्रेषण की याचिका है, उत्प्रेषण जो ये आपका रिट है वो सुप्रीम कोर्ट कब जारी कर सकता है? तो भाई जो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है? कुछ इस प्रकार से है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उत्प्रेषण की याचिका उस समय जारी करता है जब निचली अदालत के द्वारा अपना निर्णय दे दिया गया हो। बात की गंभीरता को समझिए एक बार, मैं लिखता हूं, ब्रीफ करता हूं, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया उत्प्रेषण जो है आपका, उत्प्रेषण की याचिका जो है, उत्प्रेषण की याचिका उस समय जारी की जाती है जब निचली अदालत के द्वारा क्या किया जाए? अपना निर्णय दे दिया गया हो। अब देखिए बात को समझिए, उत्प्रेषण की याचिका कब जारी हो सकती है? जब निचली अदालत जो है, जब नीचे की अधीनस्थ अदालतें जो हैं, अन्य अदालतें जो हैं, वो अपना निर्णय कब दे दें? डिसीजन सुना दें। क्या कर दें? अपना जो डिसीजन है वो दे दें, पेंडिंग में ना रहे। निर्णय अभी मामला अदालत में विचार ना हो, ऐसा ना हो कि विचार चल रहा हो तब उत्प्रेषण जारी नहीं किया जा सकता। अगर कोई मामला निचली अदालत में चल रहा हो, मामले की सुनवाई हो रही हो, अभी निर्णय नहीं आया हो, तो सुप्रीम कोर्ट वहां उत्प्रेषण की रिट नहीं जारी कर सकता। कब जारी करेगा उत्प्रेषण? उत्प्रेषण तब जारी करेगा जब निचली अदालत के द्वारा अपना जो निर्णय है किसी मामले में, उस मामले में, अमुक मामले में दे दिया गया हो, डिसीजन दे दिया गया हो, फाइनल कर दिया गया हो कि उनकी तरफ से ये डिसीजन, ये मेरा डिसीजन है। उस समय उत्प्रेषण क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण की याचिका जारी करेगा और क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा उस मामले को और सुनवाई कर सकता है। ये कि आपने जो निर्णय दिया है वो तो निर्णय है ही, लेकिन हम इस मामले को अपने पास लेकर सुनवाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है?
ये उत्प्रेषण की मुख्य विशेषता है। और इसी के साथ साथ अब देखिए ये मुख्य बिंदु है, जो अगली बिंदु अगला पॉइंट हम यहां डिस्कस कर रहे हैं वो ये मुख्य बिंदु ये है कि आपकी जो इसका अर्थ हमने क्या देखा था, प्रमाणित करना। तो अब देखिए ये जो आप अगला पॉइंट है इसमें ये है कि भाई जो उच्चतम न्यायालय है वो अपने से निचली अदालत के रिकॉर्ड को मंगाकर उसकी क्या करता है, जांच कर सकता है। किसमें, उत्प्रेषण में। क्या करता है उच्चतम न्यायालय, एक बार लिखता हूं फिर, उच्चतम न्यायालय निचली अदालत के रिकॉर्ड को मंगाकर उसकी क्या करता है, उसकी जांच करता है। क्या करता है, उसकी जांच करता है। और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, और जिसे वो असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है, जांच करता है और जिसे असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है, घोषित कर सकता है। बात को समझिए, उच्चतम न्यायालय क्या करता है, उच्चतम न्यायालय मान लीजिए अपने निचली, वही मैंने कहा ना इससे पहले, निचली अदालतों में के रिकॉर्ड, यानी कि जो आपने निचली अदालत जो डिसीजन दी है, रिकॉर्ड उनकी मंगाएगा, क्या क्या डिसीजन आपने दिया उसको अपने पास मंगाकर उसकी जांच कर सकता है। और जांच करके ऐसा लगेगा कि वो इलीगल तरीके से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर, संविधान के खिलाफ जाकर कुछ ऐसे निर्णय दिए गए हैं जो संविधान के इतर है, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, जो लीगल नहीं है सही से, उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा उत्प्रेषण में। ये इस मामले में उत्प्रेषण की रिट जारी करके उसे क्या कर देगा, असंवैधानिक रिकॉर्ड मंगाकर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या रहा ओवरऑल, ये आपका हमने उत्प्रेषण पांचवी रिट अपनी देखी। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल आपकी पांचवी रिट थी। अब देखिए एक नोट्स के रूप में हम एक चीज और देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा, हमने दो बीच में वाइस वर्सा दो क्या देखा, दो रिट देखे हैं, प्रतिषेध और अभी लास्ट में उत्प्रेषण देखा। ठीक है, प्रतिषेध जो है आपका ये जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध इसमें क्या होता है, प्रतिषेध और क्या देखा हमने, उत्प्रेषण अभी जो देखा है। ये दोनों रिट है ना, दोनों रिट हैं। क्या है, दोनों क्या है, रिट है। अब ये जो दोनों रिट है, प्रतिषेध में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है प्रतिषेध में, सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट मैं लिखता हूं, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है प्रतिषेध में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लंबित मामले हैं उनको बुलवाता है। इसमें लंबित मामले मतलब पेंडिंग, जो मामले अभी क्या हो, पेंडिंग हो, अभी विचार कर रहा हो अधीनस्थ न्यायालय, यानी नीचे की निचली अदालत क्या कर रही हो, निचली अदालत ने फैसला नहीं सुनाया हो, फैसला नहीं सुनाया हो, सिर्फ क्या हो, सुनवाई हो रही हो, सुनवाई क्या हो रही हो, सुनवाई हो रही हो। तो लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट लंबित मामलों को क्या करता है, मंगा सकता है अपने पास। ठीक है, इसमें प्रतिषेध में हमने देखा क्या कर सकता है, एक मिनट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाकर क्या कर सकता है, मंगाकर सुनवाई कर सकता है। किसमें सुनवाई कर सकता है, कौन से रेट में, प्रतिषेध में। प्रतिषेध में क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। लेकिन उत्प्रेषण में क्या करता है, उत्प्रेषण में निष्कर्ष डिसीजन जो है निचली अदालत से, जिन मुद्दों पर निचली अदालत से क्या हो, निचली अदालत से डिसीजन आ गया हो, डिसीजन आ गया हो, निर्णय हो गया हो, क्या है, निर्णय हो गया हो, तो उन मुद्दों को मंगाता है। इसमें उत्प्रेषण में उन मुद्दों को मंगाता है जिसमें निचली अदालत ने क्या, अधीनस्थ न्यायालय ने क्या डिसीजन दे दिया हो, उन मुद्दों को मंगाता है अपने पास। ठीक है, और वहीं प्रतिषेध में
उन मुद्दों को मंगाता है जिसमें निचली अदालत ने फैसला नहीं सुनाया हो, सिर्फ सुनवाई की जा रही हो। तो ये डिफरेंस है, क्या है इन दोनों में। प्रतिषेध में क्या है, प्रिवेंटिव क्या है, जबकि उत्प्रेषण में उपचारात्मक है, मतलब लंबित मामलों में, जबकि प्रतिषेध में क्या है, उपचार मिल चुका हो, है ना, डिसीजन दे दिया है, उपचार मिल चुका हो इसमें। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल इन दोनों के मूल क्या है, मुद्दे हैं। अब ये हमारी पांचों रिट क्या है, समाप्त हो गई। अब देखिए एक और मैं चीजों को डिस्कस करता हूं आपको। देखिए हमने रिट तो पढ़ा, ये जो आपका रिट है वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन रिट के साथ साथ देखिए आज आप सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं हमने लगातार पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर रहा है, लगातार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आपका, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद आपका 32 के तहत क्या करता है, तहत रिट जारी करता है, 32 के तहत रिट जारी करता है। वहीं आप दूसरे, आप देखिए जो आपका हाई कोर्ट है, आपका क्या है, आपका क्या है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है आपका, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भी क्या है, रिट जारी कर सकता है, करता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद अनुच्छेद 226 के तहत, तहत जो आपका हाई कोर्ट है वो भी एचसी, वो भी क्या करता है, रिट जारी करता है, जारी करता है, करता है। लेकिन इन दोनों जो रिट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, उन दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है, अंतर है। ठीक है, तो वो क्या अंतर है, वो क्या अंतर है जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और जो आपका उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है, उन दोनों के अंतर को अब हम देखेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट आधिकारिकता में अंतर, में अंतर। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में क्या है, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। पूरी ये जो रिट है वो आप क्या कर ले, पूरे रिट को आप फिंगर पे कर लें और पूरी क्लास आपको यूपीएससी की पूरी सिलेबस आपको यहाँ पे क्या है, पूरा यूपीएससी का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराया जाएगा, जहां पे आपको सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ है जो अभी हमने क्लासेस की, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये 6वीं क्लास थी यूपी आपकी फ्री क्लास आरंभ की, और 5 क्लासेस से पहले हो चुकी हैं, जिसकी जो 5 क्लासेस हैं उनका जो प्लेलिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उन प्लेलिस्ट पर जाइए, उन 5 क्लासेस को जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं, और 6वीं क्लास ये आप कर ही रहे होंगे। और न्यूज जो आपने, मैं आपको एक हॉट न्यूज दी है कि आपकी ज्योग्राफी की क्लास जो है वो अब आपकी शुरू होने वाली है। विद इन कपल ऑफ डेज या 3-4 दिन लगेंगे, उसमें आपको शुरू हो जाएगी क्लासेस, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नोट्स बनाते समय लाइक का बटन दबाएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।